सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इराक में अमरीकी ठिकानों पर हमला, ड्रोन हमलों से मचा हड़कंप। अमरीकी काउंसलेट तक पहुंच गए ईरानी ड्रोन, इरबिल में बढ़ गया खतरा। ईरान ने अरब मुल्कों के खिलाफ उतारा नया खतरनाक और सबसे छोटा हथियार। अमेरिका ने ईरान पर आधी रात फिर शुरू किया हमलों का नया दौर। बच्चों के अस्पताल पर हमले की खबर से मची सनसनी। हूथीज की सप्लाई पर हुआ बड़ा वार। समंदर में आ रही मदद पर यमन के दूसरे ग्रुप ने किया कब्जा। गजा में इस्राएली फौज का जुल्म अब भी जारी। रात भर हुई जंग जैसी बमबारी, नींद के सन्नाटे को धमाकों ने तोड़ा। वेस्ट बैंक में सेटलर्स की दहशतगर्दी, फलस्तीनी किसानों की फसलों में लगा दी आग। और जनूबी लेबनान से बुरी खबर, फिर बरसे इसराइल के फास्फोरस बम। दोस्तों, जितनी थी हेडलाइंस उनसे ज़्यादा हैं खबरें और अहम हैं। सबसे पहले इराक में ईरान का जो हमला हुआ है उसको लेकर आई दो खबरें सुन लीजिए और अलग अलग तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर है। ऐसा लग रहा है कि इरबिल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये बड़ा अहम इलाका है इराक का। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान इरबिल के आसपास कुर्द अलगाववादी ग्रुप्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। और ख़ुद ईरान के प्रेस टीवी ने भी अपने एक्स हैंडल से ये विजुअल्स जो थे वो शेयर किए। इस बीच इरबिल में मौजूद एक अमरीकी बेस के पास ड्रोन धमाके की खबर भी सामने आई। वहीं अमरीकी काउंसलेट के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लगातार हो रहे ड्रोन हमलों ने इरबिल में अमरीकी मिलिट्री की मौजूदगी को लेकर नई बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ लोग इन हमलों को डोनाल्ड ट्रंप के उस ताज़ा बयान से भी जोड़कर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी कभी ग्राउंड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे लिए ग्राउंड ऑपरेशन दूसरे लोग करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या दोस्तों उस मुमकिना ग्राउंड ऑपरेशन पर ईरान ने पहले ही कहर बरपा दिया है? हालांकि अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है कि इरबिल में हो रही कार्रवाई का ट्रंप के इस बयान से कोई सीधा ताल्लुक है। याद रखिएगा, ईरान और इराक की ज़मीनी सरहदें मिली हुई हैं और वहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ कुर्द ग्रुप्स भी हैं और ईरान के हिमायती भी कताइब हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स भी हैं जो अमरीकी अड्डों पर हमले करते हैं। फ़िलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली, लेकिन ईरान से जोड़कर इन्हें देखा जा रहा है। इरबिल में एक के बाद एक सामने आ रही इन खबरों से इतना ज़रूर साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब इराक के अंदर और भी ज़्यादा सीरियस होता दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, इराक जैसे अरब मुल्क को छोड़ देता है ईरान। बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत यहाँ हमले करता है इराक पर बहुत कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस। तो अभी तक इस हमले की भी जिम्मेदारी नहीं आई। बहुत हो सकता है मुमकिन है ईरान के किसी हिमायती ग्रुप ने किया हो, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये हमले ईरान ने ही किए हैं। हालांकि दूसरी खबर सुनिए, इराक में अमेरिका के काउंसलेट पर एक बड़ा ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में फैले अमरीकी मिलिट्री अड्डे ही नहीं बल्कि अमेरिका के काउंसलेट भी निशाने पर आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि हमला ईरान ने किया है, यानी अब इस पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों के साथ साथ अमरीकी स्टाफ के लिए भी ख़तरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है जब तक आप ये खबर देखें और ये खबर जब हमारे यहाँ चल जाए तो उसके कुछ घंटे बाद ईरान जिम्मेदारी ले ले। 15 और 16 जुलाई की रात इराक के इरबिल शहर से एक और बड़ी खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में एक के बाद एक कम से कम 5 ड्रोन धमाके हुए। बताया जा रहा है कि अमेरिका के काउंसलेट की तरफ बढ़ रहे 3 ड्रोन्स को इराकी एयर डिफेंस ने रास्ते में ही मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन अमरीकी काउंसलेट के बिल्कुल करीब आकर गिरा, जिससे वहां आग लग गई और अमरीकी मिशन का एयर डिफेंस सिस्टम फ़ौरन एक्टिव हो गया। इसके अलावा 2 और ड्रोन शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद एक अमरीकी मिलिट्री बेस के पास गिरे। ये खबर हमने आपको पहले भी दे दी थी पिछले रात की वीडियो में, जो हम नया वीडियो लेकर आए, नई कोशिश शुरू की जंग की खबरें, लेकिन इसमें तस्वीरें नहीं हैं, इसमें अपडेट्स नहीं हैं, इसलिए खबर आपको दोबारा पहले ही दिखाई। कुछ घंटों के अंदर ही इरबिल में अमेरिका की मौजूदगी से, अमरीकी मिलिट्री की मौजूदगी से जुड़े कई ठिकानों के आसपास ड्रोन हमले हुए हैं। फ़िलहाल ये हमले बता रहे हैं कि अब दायरा इस कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। ईरान ने अब एक नया और ख़तरनाक हथियार दुनिया के सामने ला दिया है। बेहद ख़तरनाक है, छोटा है।
IRGC ने बेहद छोटे कामिकाजे ड्रोन्स की एक नई सीरीज पेश की है। जो आप देख रहे हैं, ये 2 ड्रोन आसपास रखे हैं, इतने छोटे हैं, इन्हें इंटरसेप्ट करना और मुश्किल है इनकी साइज़ की वजह से। IRGC ने दावा किया इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल रात कुवैत में किए गए हमले में किया गया। इराक के अलावा कुवैत में हमला हुआ। IRGC की एरोस्पेस ड्रोन कमांड का कहना है कि ये ड्रोन साइज में छोटे हैं लेकिन अपने निशाने पर बेहद असरदार साबित होते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कल रात कुवैत की तरफ भेजे गए इन्हीं छोटे कामिकाजे ड्रोन से हमला किया गया था। IRGC ने यह भी कहा कि इस हमले को नज्म अब्दुल्ला खालिद के नाम से मंसूब किया गया है, जिनके बारे में IRGC का दावा है कि हाल ही में कुवैती हुकूमत ने उन्हें कत्ल कर दिया था, नज्म अब्दुल्ला को। हालांकि इस दावे की तस्दीक नहीं हुई कि कुवैती हुकूमत ने उन्हें कत्ल किया था, लेकिन अगर ईरान वाकई बड़े ड्रोन के साथ साथ ऐसे छोटे कामिकाजे ड्रोन्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और उसके हामी मुल्कों के लिए उन्हें रोकना और मुश्किल हो जाएगा। ड्रोन छोटे हैं, इंटरसेप्शन में मुश्किल हो सकती है। ड्रोन छोटे हैं, लागत कम होगी, एक ड्रोन की जगह 4 दागे जाएंगे, इंटरसेप्टर तो उतने ही लगेंगे, और अगर इंटरसेप्टर नहीं छोड़े गए तो इनमें तो बारूद लगा ही है, जाकर वही करेंगे जो कर रहे हैं कुवैत में। ईरान के हमले आपने देख लिया, अब बात करते हैं ईरान पर हुए हमलों की। 16 जुलाई की रात 12:30 बजे के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमलों का एक और दौर शुरू कर दिया। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पोस्ट करके बताया कि आज ईरान के खिलाफ ये दूसरे दौर की स्ट्राइक्स शुरू की गई हैं। सेंटकॉम का कहना है कि इस बार भी ईरान के उन मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसी बीच आई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के अहवाज़, बंदर अब्बास और चाबहार में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। साफ है कि अमेरिका हर बार एक साथ ईरान के कई अहम शहरों और मिलिट्री इलाकों को निशाना बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराया जा रहा है और ये हमले उसी सिलसिले का हिस्सा है। यानी साफ है कि अमेरिका हमले रोकने के बजाय उन्हें लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसे हालात में दोनों मुल्कों के बीच जंग अब और ज़्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। एक बहुत बुरी खबर आई है ईरान से। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जुलाई की रात अमेरिका के एक हमले में ईरान के अहवाज़ शहर में मौजूद अबू ज़र नाम के बच्चों के अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। अल जज़ीरा की अपडेट्स मैंने पढ़ी तो वहां पर इस अस्पताल को कैंसर पेशेंट्स का अस्पताल बताया गया है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि अस्पताल पर अमरीकी मिसाइल या उसके टुकड़े गिरे, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतियात के तौर पर पूरे अस्पताल को खाली करा लिया गया और मरीज़ों समेत तमाम जो और मरीज़ थे, कैंसर पेशेंट्स या बच्चे, उन सबको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया है कि अस्पताल के करीब हमला हुआ है, उसका लेवल क्या है पता नहीं। फिलहाल अस्पताल अगर निशाना बनने लगें तो जंग बेहद दर्दनाक हो जाती है और फिक्र हर रोज़ बढ़ने लगती है। ये हमने गज़ा में दहशत जो फैलाई गई उस दौरान देखा है। अमेरिका ने अब समंदर में भी अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की तरफ बढ़ रहे एक ऑयल टैंकर को मिसाइल मारकर रोक दिया। यानी ईरान की तरफ जो जहाज़ जा रहा था उस पर मिसाइल से हमला किया अमेरिका ने। अमेरिका के मुताबिक कुरासाओ के झंडे वाला MT बेल्मा नाम का ये टैंकर यानी तेल ढोने वाला जहाज़ ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ जा रहा था। 16 जुलाई की रात सेंटकॉम यानी अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड ने कहा कि जहाज़ को कई बार वार्निंग दी गई रुकने की, लेकिन उसने अमेरिकी नाकेबंदी की परवाह नहीं की। इसके बाद एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने हेलफायर मिसाइलें दागकर जहाज़ के इंजन वाले हिस्से को निशाना बनाया, जिससे टैंकर आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहा। अमेरिका का दावा है कि इस कार्रवाई के बाद जहाज़ ईरान की तरफ अपना सफ़र जारी नहीं रख सका। दोस्तों, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं हमले की, और अगर अमेरिका का ये दावा सही है कि वो नहीं रुक रहा था या उस जहाज़ को ठोक दिया है, तो इसका मतलब है कि अब अमेरिका सिर्फ ईरान के अंदर ही नहीं बल्कि समंदर में भी ईरान की तरफ जाने वाले जहाज़ों को ताकत के दम पर रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे पूरे इलाके में तनाव और ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है।
बढ़ते हैं आगे। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका को लेकर कल रात एक सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना होगा, हर वक्त, और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि जनूबी ईरान पर अगर कोई हमला होता है तो उसकी हिफाजत के लिए वो अपना खून तक देने को तैयार है। डॉक्टर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने कभी भी एक ताकतवर ईरान को बर्दाश्त नहीं किया और आज भी उसकी कोशिश यही है कि ईरान को कमज़ोर किया जाए। उनके मुताबिक ईरान जंग करेगा, बातचीत करेगा या दोनों रास्तों पर चलेगा, इसका फैसला सिर्फ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 40 दिन की जंग में ईरान की मजबूत जवाबी कार्रवाई की वजह से अमेरिका को आखिरकार सीज़ फायर की तरफ जाना पड़ा। 15 जुलाई की रात अपने इस बयान में बाकिर गालिबाफ ने कहा कि जनूबी ईरान के लोग इस वक्त सबसे आगे खड़े हैं और अमेरिका का हर हमला बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। डॉक्टर गालिबाफ ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा और अमेरिका उसे ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आज़ादी हासिल है और वो अपने शहीद कमांडरों का इंतकाम ज़रूर लेगी। आखिर में उन्होंने ईरानी आवाम से अपील की कि वो ऐसी खबरों और प्रोपेगेंडा पर यकीन ना करें जिनका मकसद मुल्क के अंदर डर और फूट फैलाना है। यानी ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर का ये बयान साफ इशारा देता है कि तेहरान इस वक्त पीछे हटने के बजाय हर हाल में जवाब देने और जंग के लिए तैयार रहने की पॉलिसी पर चल रहा है। बाकिर गालिबाफ का मैंने इतना लंबा चौड़ा बयान क्यों पढ़ा? इन्होंने लिखा ही लंबा चौड़ा, 7 फेज़ में लिखा है ये बयान। और बाकिर गालिबाफ का बयान पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका से बातचीत करने वाली जो टीम है उसके हेड ये हैं, अराक्ची नहीं है, बाकिर गालिबाफ हेड हैं। और अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये ईरान की तरफ से बातचीत की लकीरें भी खींच रहे हैं और बातचीत फेल होने पर ईरान का मौक़िफ़ भी दुनिया के सामने रख रहे हैं और प्लान भी कि क्या करेगा ईरान। बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे यमन की ज़मीन पर सऊदी अरब और हुथीज़ के बीच या हुथियों के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हुथियों के लिए आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन भी तेज़ होता दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई को आई एक बड़ी खबर के मुताबिक सऊदी अरब की हिमायत से चलने वाली यमन की हुकूमत के हिमायती ग्रुप सदर्न जॉइंट ब्रिगेड ने बाब अल मंदब में हुथीज़ तक पहुंचने से पहले हथियार बनाने से जुड़ा सामान नाव पर चढ़कर जब्त कर लिया। अल जज़ीरा ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया। आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, वीडियो तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वीडियो के मुताबिक, एक बोट हुथियों के कंट्रोल वाले हुदैदा शहर की तरफ जा रही थी जिसमें हथियार बनाने से जुड़ा सामान मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक नाव को रास्ते में ही रोक लिया गया, उस पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बरामद सामान की जांच करने के लिए सामान जब्त करके आगे भेज दिया। दोस्तों, ये हुथीज़ के लिए एक बड़ी चोट मानी जा रही है, क्योंकि ये सामान उनके कंट्रोल वाले इलाके तक पहुंचने से पहले ही जब्त कर लिया गया। उनके हाथों में नहीं पहुंच पाया और कभी पहुंचेगा भी नहीं। अपने खिलाफ कौन चलवाएगा उन्हें देखें। याद रखिए कि हुथीज़ की हुकूमत हथियारों के दम पर ही कायम हुई है। किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लिए हथियार, गोला बारूद और उसे बनाने वाले सामान उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और उनके वजूद का हिस्सा भी। ऐसे में अगर लगातार उसकी हथियारों की सप्लाई पर चोट पड़ती है तो सिर्फ उसकी लड़ने की सलाहियत ही कमज़ोर नहीं होती, बल्कि जिन इलाकों पर उसका कंट्रोल होता है वहाँ उसकी पकड़ भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। हालांकि हुथीज़ के मामले में अभी दूर की बात है, लेकिन ऐसा हो जाएगा अगर लंबे वक्त तक ये चलता रहे। दोस्तों, बाब अल मंदब में हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक बोट पकड़ने का मामला नहीं, एक नाव जब्त करने का मामला नहीं है, बल्कि हुथीज़ की मिलिट्री सप्लाई लाइन पर एक बड़ा वार, एक बड़ा हमला भी माना जा रहा है। समझ लीजिए कि दंगल शुरू हो चुका है। गजा में जुल्म का सिलसिला लगातार जारी है। 15 और 16 जुलाई की रात इस्राएली फाइटर जेट्स ने गजा के मरकजी हिस्से देर अल बला में एक और रिहायशी मकान को निशाना बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मकान बराका फैमिली का था। इसके अलावा कई और जगह भी बमबारी की गई। सामने आए वीडियोस में पहले ज़ोरदार धमाका दिखाई देता है, फिर पूरा मकान मलबे में बदल जाता है, फिर और जगह पर हुए धमाके भी नजर आते हैं। धमाकों के बाद आसपास मौजूद फ़लस्तीनी फ़ौरन मौके की तरफ दौड़ पड़े, जबकि पूरे इलाके में धूल और मलबा फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 घंटों के अंदर गजा के मरकजी हिस्से में 4 अलग अलग रिहायशी मकानों पर बमबारी की गई। यहाँ लोग रह रहे थे इसलिए रिहायशी मकान कहेंगे, वरना उजड़े हुए हैं मकान वहाँ पर बहुत।
यानी गजा में फ़लस्तीनियों पर अब भी लगातार इसराइल का जुल्म जारी है। इसराइल उन पर लगातार बमबारी कर रहा है, उनके मकानों को, उनके घरों को उजाड़ रहा है। फ़लस्तीन के उस हिस्से वेस्ट बैंक चलते हैं, नाजायज़ ज़ायनी सेटलर्स के जुल्म वहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे। 15 और 16 जुलाई की रात सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर फ़लस्तीनियों की मुश्किलें दुनिया के सामने रख दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजायज़ ज़ायनी सेटलर्स ने इल्लीगल ज़ायनी सेटलर्स ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के अल खलील के जनूबी इलाके मसाफिर यत्ता में फ़लस्तीनी किसानों की खड़ी फसलों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में किसानों की मेहनत से तैयार की गई फसलें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं, बर्बाद हो गईं। ऐसे वक्त में जब गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक फ़लस्तीनी लगातार मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, तब किसानों की रोज़ी रोटी पर इस तरह का हमला उनके लिए एक और बड़ा सदमा माना जा रहा है। लेबनान में एक बार फिर इसराइल के ख़तरनाक हमलों की खबर सामने आई है। 15 और 16 जुलाई की रात आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कल जनूबी लेबनान में रशीद और बेत याहून के दरमियान फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया है। ये बैन है बॉम्ब्स, फिर भी इसराइल इस्तेमाल करता है। लेबनानी मीडिया का कहना है कि कुनीन और बैत याहून के दरमियान भी इसराइल ने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों इलाके उस बफर जोन के अंदर आते हैं जहां इसराइली फ़ौज की मौजूदगी बनी हुई है। यानी जनूबी लेबनान में इसराइली कार्रवाई अब भी लगातार जारी है और फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की खबरों ने एक बार फिर नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कानून के चश्मे से सबको बराबर देखा जाता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस ह्यूमैनिटी के पापा बनते हैं, उसके चश्मे से इसराइल के इन हरकतों को भी देखते हैं? क्या उसे फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की छूट है? पूछा जाना चाहिए। मैं भारत की खबरें अमूमन नहीं सुनाता, फिर भी एक खबर ले लेता हूँ। बड़ी अहम खबर है क्योंकि आपसे ताल्लुक़ रखती है। जौहर, और क्योंकि आप दिन भर आज इसे सुनेंगे, ये पता चला है रात मुझे, जौहर यूनिवर्सिटी जो आज़म खान की है रामपुर में, उसे गिराया जाएगा। जो इनकी बाइट चल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इन्होंने जो रामपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये कहना है कि 40 में से 38 इमारतें जो जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी हैं, वो 40 में से 38 गिराई जाएंगी। और मैंने इनकी बाइट सुनी, ये कह रहे हैं कि बस 2 का नक्शा पास हुआ था, 38 का नहीं हुआ था, तो 38 बिना नक्शे के हैं, इसलिए उन्हें गिराया जाएगा। अब कहा गया है कि बिना इजाज़त, बिना अप्रूव्ड मैप्स के बनाई गई थी। मैं कहता हूँ कि आप सरकारी आदमी हैं, सरकार से बात करिए, उसे अपने कब्ज़े में ले लीजिए। क्यों गिरा रहे हैं? उसी में कुछ कॉलेज, वैसे भी हमारे स्कूल कॉलेजेस की तो भरमार तो है नहीं, कमी है, बच्चे सारे एडमिशन तो पाते नहीं हैं, तो उससे कुछ सरकारी कैंपस बना लीजिए और उसमें क्लासेस चलवाइए, उसमें सब्जेक्ट्स लाइए, नए नए प्रोफेशनल कोर्सेज लाइए। और हाँ, अगर बिना ख़राब नक्शे से गिर सकती हैं तो फिर सरकार जो करे वो करे। फ़िलहाल आज ये खबर सर फहरिस्त रहने वाली है क्योंकि इस पर बहुत बहस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।